Hello my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with our next chapter which is Human Eye and the Colorful World. So ये छोटा सा चैप्टर होने वाला है, इसमें हमने सिर्फ 32 क्वेश्चंस लिए। अब इसका रीजन क्या है, ये मत सोचना चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस चैप्टर में लिमिटेड टॉपिक्स है और इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। जैसे बाकी चैप्टर्स में क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, हर टॉपिक में से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, बट इस चैप्टर में आपके पास लिमिटेड टॉपिक्स है और इसी तरीके से घूम फिरा के उन पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड। हमारी आईज जो है इमेज कहाँ फॉर्म करती है, दे फॉर्म इमेज ऑन रेटिना। सो डी पार्ट हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आगे देखो, पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट। कैटरैक्ट कौन सी बीमारी थी जिसमें जो हमारी आईज रहती है, जब मतलब ओल्ड एज में जाके एक मिल्की सा व्हाइट कलर का कवर आ जाता है आई पे, और वो कैसे ठीक होता है, सर्जरी से ठीक होता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ ओपेक आई लेंस। ठीक है, और ये चीज हमारा ये डिफेक्ट कैसे ठीक होता है, सर्जरी से ठीक होता है बच्चे। देन थर्ड क्वेश्चन है, असर्शन है, द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। करेक्ट बात है ये बिल्कुल। रीजन दे रखा है, रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। सो हमें ये तो पता है जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो प्रिज्म का काम करती है एंड वहां पे हमारा रिफ्रैक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है एंड देन हमें रेनबो दिखता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट जो दिमाग में रखना है कि ये कब दिखता है, यहाँ पे इन्होंने बोला है व्हेन सन इज ओवरहेड। ऐसा नहीं होता, जो ऑब्जर्वर है व्हेन सन इज बिहाइंड द ऑब्जर्वर तब रेनबो दिखता है। सो देयरफॉर हमारा असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन गलत है। देयरफॉर सी पार्ट असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। सो हमने देखा ग्लास प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास होती है तो वो 7 कलर्स में स्प्रेड हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो देख लो कहाँ है, दिस इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। फिफ्थ क्वेश्चन सेज, इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म द कलर P एंड Q रिस्पेक्टिवली आर। अब देखो, जब यहाँ पे कलर्स हमारे जैसे इस तरीके से आपके 7 कलर्स निकले, तो यहाँ पे जो कलर सबसे कम बेंड होता है वो कौन सा होता है, रेड कलर होता है। और वही हमारा जो रेनबो कलर जैसे होता है विब्रियो, सो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में होता है वो कौन सा होता है, वॉयलेट कलर। सो देयरफॉर देखो, Q हो गया हमारा रेड एंड ये हो गया वॉयलेट। हमें P एंड Q पूछा है तो वॉयलेट एंड रेड। P है ना नीचे वाला, ये वॉयलेट है और ऊपर वाला रेड है। सो बी पार्ट इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये याद रखना, रेड कलर सबसे कम बेंड होता है। ठीक है, सिमिलरली जो वॉयलेट कलर है, ब्लू कलर है, हमने देखा था स्कैटरिंग में भी वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, वो सबसे ज्यादा बेंड होता है। ठीक है, और इसके रीजन क्या है, इनकी वेवलेंथ। जो हमारा रेड कलर है वो कम स्कैटर होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ लॉन्ग वेवलेंथ है, इसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, इसलिए ज्यादा स्कैटर होता है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द डायग्राम गिवन बिलो एक्स एंड वाई आर। अब ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना, देखो आपके दिमाग में ऐसे आएगा ये एक्स है ये वाई है। सो अभी मैम ने बताया यहाँ से ये रेड कलर होता है और नीचे आते आते ये वॉयलेट कलर होता है। सो यही होना चाहिए कि वाई पूछा तो भैया वॉयलेट कलर का देख लो यहाँ पे कौन सा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रिज्म हमारा इन्वर्टेड है, प्रिज्म जब उल्टा रखा हुआ है, सो ये जो ऑर्डर है ये भी उल्टा हो जाता है। दैट मीन्स अगर हमसे y पूछा है तो y कौन सा होगा, रेड होगा। रेड से रिलेट कर लो कौन सा है यहाँ पे, कलर ऑफ स्काई एज सीन फ्रॉम ड्यूरिंग द डे, ब्लू स्काई दिखता है मतलब ये नहीं है। देन कलर ऑफ स्काई एज सीन फ्रॉम द मून, मून से ब्लैक दिखता है स्काई, ये भी नहीं हो सकता। देन कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल्स, डेंजर सिग्नल्स हम किससे पेंट करते हैं, रेड कलर से, क्योंकि वो सबसे कम स्कैटर होता है। सो कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ मून, सो एट द टाइम ऑफ मून कैसा होता है सन का कलर, रेड तो नहीं होता। तो भैया ये सारे हमारे गलत हो गए, सीधा सी पार्ट इज द आंसर। चलो नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स जो ट्विंकल करते हैं, क्यों करते हैं ये हमने डिस्कस किया था। छोटी सी लाइट सोर्स है, ठीक है, वो वहां से ट्रेवल कर रहा है, इतनी दूर है स्टार्स हमसे, इतना सा लाइट सोर्स वहां से आ रहा है और इतना ज्यादा क्योंकि एटमॉस्फेरिक डिफरेंस आ रहा है तो बार बार क्या हो रहा है, वो रिफ्रैक्ट कर रहा है। इतना सा कभी हमें दिखता है कभी नहीं दिखता, जब दिखता है तो लाइट लगती है, जब नहीं दिखता लाइट नहीं लगती, तो वो ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है। किसकी वजह से हो रहा है ये, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। देख लो कहाँ पे है हमारा, बी पार्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट देखते हैं, 8th हमारा क्वेश्चन है, इज द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। जब हमारा रेनबो बनता है क्या होता है, जो हमारी सनलाइट है वो आती है और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो प्रिज्म का काम करती है। सो वो आती है, डिस्पर्स होती है एंड देन इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो बाहर जाके फिर बेसिकली रिफ्रैक्शन होके हमें नजर आता है। अभी हम पूरा एक आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें फॉर्मेशन देखेंगे कैसे होता है। अभी के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन है, समझते हैं क्या गलती है इसमें। रिफ्रैक्शन होता है, बिल्कुल होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता, डिस्पर्जन होता है, ठीक है, लेकिन ये एक चीज गलत आ गई, मतलब नहीं, क्योंकि क्या होता है उसको रिफ्लेक्शन नहीं, उसको हम इंटरनल रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, डिस्पर्जन होता है कि कलर्स में सेपरेट हो रही है, एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो तीनों पॉइंट्स ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। बाकियों में देखते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं होता, डिस्पर्जन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन होता है, स्कैटरिंग नहीं होता, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। सो देयरफॉर सारे पॉइंट्स गलत है, सिर्फ बी पॉइंट हमारा करेक्ट है। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9, when a beam of white light passes through a region having very fine dust particles, बहुत fine dust particles है, the color of light mainly scattered in that region is, so कौन सा कलर को, अगर बहुत छोटे पार्टिकल्स है तो वो सिर्फ ब्लू कलर को स्कैटर कर पाएंगे, कि अगर हम बाकी कलर्स देखें, रेड कलर हो गया, येलो कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, ये सारे क्या है हमारे बहुत ब्राइट, अगर आप रेनबो के हिसाब से भी देखो ऊपर की तरफ है ये, दैट मीन्स ये हमारे ब्राइट कलर्स है, ये सबसे कम स्कैटर होंगे, फाइन पार्टिकल्स इनको स्कैटर नहीं कर पाएंगे। ब्लू कलर ऐसा है जो कि इजीली स्कैटर हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statement is not true for the scattering of light? So color of the scattered light depends on the size of particles, ये तो अभी हम डिस्कस करके आए हैं। पार्टिकल अगर बहुत छोटे छोटे तो वो ब्लू कलर्स या ऐसे जो कम वेवलेंथ वाले कलर्स है उन्हीं को स्कैटर कर पाएगा, बड़े पार्टिकल्स है तो वो रेड कलर को भी, येलो कलर, ऑरेंज कलर, ये जो हाई हमारे वेवलेंथ वाले हैं उनको भी स्कैटर कर पाएगा, तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। देन है रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड इन द एटमॉस्फेयर, रेड लाइट हमारी सबसे कम स्कैटर होती है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एज वेरियस कलर ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन एयर, डिफरेंट स्पीड इन एयर की वजह से क्या होता है, डिस्पर्जन होता है हमारा, तो ये पॉइंट गलत है, ठीक है। आगे देखो, द फाइन पार्टिकल इन द एटमॉस्फेरिक एयर स्कैटर द ब्लू लाइट मोर स्ट्रांगली देन रेड लाइट, सो द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आई, सो ये करेक्ट बात है ये, ठीक है। तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी होगी तो सी इज द करेक्ट आंसर, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन डायग्राम showing refraction of a narrow beam of monochromatic light through a glass prism, the angles marked angle 1 and angle 2 are, so देखो बच्चे ये हमारा ग्लास प्रिज्म हो गया, ये इंसिडेंट रे आई है, सो यहाँ नॉर्मल के साथ जो है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कौन सा एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब यहाँ पे जो भी हुआ बाहर जो रे आती है वो कौन सी आती है हमारी, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो देख लो आंसर कहाँ पे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ड्यू टू, क्यों दिखता है हमें ब्लू कलर, क्या कोई रिफ्रैक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है या स्कैटरिंग होती है। हमें पता है ब्लू कलर स्काई का इसलिए दिखता है बच्चे क्योंकि स्काई में जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स है वो क्या कर सकते हैं, ब्लू कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर कर सकते हैं, तो हम इतनी बार पढ़ के आए अभी क्वेश्चंस में। सो ब्लू कलर जब सबसे ज्यादा स्कैटर होता है तो वही कलर हमें मतलब दिखता है, ठीक है। सो देयरफॉर किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, 13th क्वेश्चन, द अपैरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू, अब हमें पता है कि हमने देखा है कि अर्ली सनराइज दिख जाता है या लेट सनसेट दिखता है, उसका रीजन क्या है, हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, कि वो जब होरिजन के नीचे है लाइट पास हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है वो ऊपर है, तो एक्चुअल पोजीशन अगर उसकी ये है, हमें ऐसा लग रहा है वो यहाँ पे है। सिमिलरली अब हुआ नहीं सनराइज लेकिन आपको दिख गया तो ये हो गया अर्ली सनराइज। सिमिलरली अब वो चला गया, सन होरिजन के नीचे हो गया लेकिन अभी भी आपको जैसे पहले दिख रहा था, अब वो है नीचे लेकिन आपको अभी भी ऊपर दिख रहा है, तो मतलब सनसेट हो गया लेकिन डिलेड सन, हमें अभी भी सन दिख रहा है। सो दैट मीन्स ये किसकी वजह से हो रहा है,
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। बिल्कुल ठीक बात है, जो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट आर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अभी लास्ट क्वेश्चन यही करके आए हैं हम। देन वॉयलेट लाइट बेंड्स द लीस्ट व्हाइल रेड लाइट बेंड्स द मोस्ट, उल्टा बोल दिया ना इन्होंने, जो हमारी वॉयलेट लाइट है वो सबसे ज्यादा बेंड होती है और जो रेड लाइट है वो सबसे कम बेंड होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमें क्या बताना है, द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, कौन सी है, फर्स्ट और सेकंड। सो सी पार्ट हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। 15th क्वेश्चन, यहां से अब हमारे 2 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सो क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, राइट द मॉडिफिकेशन इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस विच एनेबल अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। अच्छा, पहली बात तो ये पावर ऑफ एक्यूमुलेशन क्या होता है, हमारी जो आई लेंस है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, हमें पास की चीज भी दिखा सकता है, दूर की चीज भी दिखा सकता है। सो वो जो एक्सपैंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो जो उसकी एबिलिटी है, दैट इज पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। अब वो कह रहे हैं जब हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना हो, तो हमने इसको कैसे याद दिलाया था आपको, अगर आपने नोट्स में पढ़ा तो हम जैसे बहुत पास से कुछ देख रहे हैं तो क्या करना पड़ता है, जो हमारी सिलरी मसल्स है वो आई को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी हम नियर बाय चीजें देख पाते हैं। तो ऐसे ही आंसर करेंगे, पहले इसका बता दिया, एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ वो हमारा होता है एंड सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें ज्यादातर थ्योरी वाले हैं तो मैंने आंसर सबके लिख दिए हैं ताकि ऐसा ना हो कि मैम हमें पता तो है बट आंसर फॉर्म करके कैसे लिखना है ये नहीं समझ आ रहा, तो सबके आंसर्स आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इट। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेती हूँ। सबसे पहले आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन शोड। सो यहाँ पे क्या डिफेक्ट है, अच्छा ये भी ना, एक मिनट, यहाँ पे अभी देखो ये जो है ना, ये डिफेक्ट और इसके करेक्शन वाले क्वेश्चन पक्का आते हैं। सो जब मैंने ये चैप्टर कराया था ना, मतलब इसके जो नोट्स है ना, सो वहाँ पे आई वाज गोइंग थ्रू द कमेंट सेक्शन और एक बच्चे ने कमेंट किया था एंड उसने बहुत बढ़िया तरीका बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। वो देखो उसने कैसे किया कि हमारे पास कौन कौन से डिफेक्ट है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, देन हमारे पास प्रेसबायोपिया है। ठीक है, अब इसको याद कैसे कर लिया, देखो यहाँ पे है मायोपिया, एम से है माई मतलब मैं, तो आपको इमेजिन करना है ये कौन हो, मायोपिया किसको हो सकता है, हमें हो सकता है, माई सेल्फ। ठीक है, उसके बाद एक ऊपर जाओ, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया मतलब अपने पेरेंट्स को इमेजिन करो। ठीक है, उससे ऊपर जाओ प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया में किसको इमेजिन करो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इमेजिन करो। ठीक है, अब यहां तक तो कमेंट्स में मुझे सही लगा, बट मैंने इससे आगे थोड़ा एक स्टेप जाके इसके करेक्शंस वगैरह सब देख लिए, कैसे बना सकते हैं हम। देखो अब मायोपिया मतलब माई सेल्फ, अब हमारे साथ क्या है, आप स्कूल में बैठे हुए हो, ठीक है, स्कूल जाते हो आप, पास की नोटबुक में सब दिखता है, ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिखता, मतलब पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, मायोपिया हो गया। पेरेंट्स के साथ क्या होगा, उनको पास का, वो ऐसे ऐसे करके मोबाइल भी देख रहे हैं तो ऐसे करके देख रहे हैं, उनको पास का नहीं दिख रहा, दूर का दिख रहा है, तो वो पेरेंट्स का हो गया हाइपरमेट्रोपिया। प्रेसबायोपिया ग्रैंड पेरेंट्स, ना पास का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है, तो वो प्रेसबायोपिया के, मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। ठीक है, सो इस तरीके से याद हो जाएगा ये। उसके बाद करेक्शंस भी ऐसे याद करो। अब देखो तुम्हारे साथ क्या दिक्कत हो रही है, अच्छा तुम्हारे में क्या हो रहा है ना, जैसे ये तुम्हारी आंख है और तुम्हारी जो इमेज है वो यहाँ पे बन रही है, बननी चाहिए इमेज, यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है यहाँ पे। ठीक है, अब जो पेरेंट्स का केस है उसमें क्या हो रहा है, इमेज बननी चाहिए यहाँ पे, बन रही है यहाँ पे, तो उनकी इमेज आंख से बाहर बन रही है, आपकी आंख के अंदर बन रही है। अब हमें पता है जो हमारी आंखें होती है वो क्या होती है, कन्वेक्स होती है। अब जो हमारे साथ दिक्कत है ना, हम लोग तो कह रहे हैं भाई हमारी जनरेशन तो सारे चेंज अडेप्ट करती है, सो हमारी आंखें कन्वेक्स लेंस है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें भाई हम तो भैया स्टड्स है, हम तो क्या करेंगे, कनकेव यूज करेंगे, आंखें कन्वेक्स है लेकिन लेंस अब कनकेव यूज करेंगे। अब पेरेंट्स कह रहे देखो बेटा तुम्हें जितना चेंज करना है तुम करो, हमारी तो जैसी आंखें हम वैसा ही लेंस लेंगे, तो उनकी आंखें सबकी कन्वेक्स है, सो वो कैसा लेंस ले रहे हैं, कन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। ठीक है, अब ग्रैंड पेरेंट्स का कैसे याद रखेगा, भाई सिंपल सी बात है, जिनको मायोपिया भी है हाइपरमेट्रोपिया भी है उनको दोनों लेने पड़ेंगे, सो मतलब उनके लेंस को हम बोलते हैं बाइफोकल लेंस। ठीक है, ये याद रहेगा।
मायोपिया की केस में हम कनकेव, क्योंकि हमारी जनरेशन चेंज को अडेप्ट करती है। पेरेंट्स कह रहे हैं भाई जैसी आंखें वैसा लेंस दे दो हमें, तो उनका कन्वेक्स लेंस हो गया। तो आपको याद रखेंगे जब भी मायोपिया की बात हो रही है, पहले बात तो माई सेल्फ बोले तो कि मुझे पास का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। पेरेंट्स पे चले जाओ हाइपरमेट्रोपिया, भाई दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा। ग्रैंड पेरेंट्स पे चले जाओ प्रेसबायोपिया, ना पास का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है। ठीक है, करेक्शन पे जब हम आए तो भैया मायोपिया के केस में, हमारे केस में, क्योंकि हमारी आंखों के अंदर ही इमेज बन रही है, ऐसा नहीं है हमारे पास लाइफ का इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि बाहर चीजें बने हमारी। ठीक है, अभी हमारा एक्सपीरियंस का हमें आंखों के अंदर ही इमेज बन रही है और हम कह रहे हैं भैया हम तो बड़े बड़े चेंजेस करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने कन्वेक्स की जगह कनकेव लेंस लगा लिया कि देखो कितना बड़ा चेंज किया। पेरेंट्स कह रहे भाई साहब हमारी तो इमेज आंखों से बाहर ही बन रही है, तो उन्होंने क्या किया कि देखो आंखें कन्वेक्स लेंस की है, हमें कन्वेक्स लेंस हिला दो, तो वहां पे करेक्शन में कन्वेक्स ही आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इस वनडे को याद रखना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और एग्जाम में लिख के ले लो, इसके बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे पास पक्का आएगा, चाहे वो आपको मायोपिया का क्वेश्चन दे दे, चाहे हाइपरमेट्रोपिया का दे दे या प्रेसबायोपिया का दे दे। इनका करेक्शन कौन से लेंस से होता है, ये किस वजह से होती है, एंड इनके डायग्राम्स, ये तो रट के जाना, अच्छे से करके जाना, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आ गए कि आपको डायग्राम दे दिया, कुछ में आपको एक स्टोरी बना के दे देंगे। एक बच्चे को ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, तो मतलब भाई दूर का नहीं दिख रहा ना, तो कौन सा होगा, मायोपिया होगा। तो इस तरीके से कहानियां बनाते कि क्वेश्चंस वही आएंगे कि ये बीमारी बता दो कौन सी है, मतलब डिफेक्ट बता दो आई का कौन सा है, इसका करेक्शन बता दो, क्यों ये डिफेक्ट होता है वो बता दो, और डायग्राम बना दो। ठीक है, सो ये चारों चीजें आपको हर डिफेक्ट की करनी है। अब यहाँ वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने क्या देखा था, अब इमेज आंख के अंदर ही बन रही है, तो आंख के अंदर ही किसकी बनेगी, हमारी, क्योंकि हमारे पास लाइफ का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए उनकी आंख से भी बाहर बन रही है, इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन हमारी आंख के अंदर ही बन रही है। सो हमारा ये वाला केस कौन सा हो गया, मायोपिया का केस हो गया। तो आइडेंटिफाई द डिफेक्ट, कौन सा है, मायोपिया। देन लिस्ट इट्स 2 कॉजेस। अब 2 कॉजेस क्या क्या है मायोपिया की। सबसे पहली चीज है, मायोपिया में जो चीज होती है, इसमें क्या होता है ना कि हमारा जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है। क्या, कैसे कर्वेचर बनेगा कि आई का कर्व ऐसे था और ऐसे हो गया, मतलब आंख ज्यादा कर्व हो गई है। अब जब नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना होता है तो आंखों को क्या किया जाता है, ऐसे सिकोड़ा जाता है, लेकिन फार ऑब्जेक्ट के लिए वो रिलैक्स रहती है। अब अगर आपकी आंख ऑलरेडी ऐसे हो गई है, ठीक है, ऑलरेडी वो सिकड़ गई है, फार ऑब्जेक्ट उसको कैसे लगेगा, वो रिलैक्स कर ही नहीं पा रही, रिलैक्स पोजीशन में भी वो ऐसे सिकड़ी हुई सी है। सो दैट इज वाई यहाँ पे पहला रीजन हो गया कि जो कर्वेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, या हम इसको एक्सेसिव कर्वेचर भी बोलते हैं। ये रीजन हो गया। दूसरा जो बहुत ईजी है और दोनों में, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों में समझने के लिए आसान है, कि हम ये मान रहे हैं कि भाई देखो ये जो यहाँ पे इमेज बना रही है ना, ये अपनी तरफ से सही बना रही है, ये पूरी जिंदगी इसने यही इमेज बनाई है, ये आपकी आंख थी और वो रेटिना पे इमेज बना रही है, लेकिन आपके साथ क्या हुआ, विद टाइम ये आंख जो है वो बड़ी हो गई। इमेज हम कह रहे हैं वो अपनी सही जगह पे बना रही है, लेकिन हमारी आंख बड़ी हो गई, मतलब इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल इलोंगेट हो गई है। ठीक है, ऐसे ही अब देखो जब मैं हाइपरमेट्रोपिया पे आऊंगी ना तब कराऊंगी, वरना अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ नेम द टाइप ऑफ लेंस। अभी किसकी बीमारी है, हम लोगों की मायोपिया हमारी है ना, हमने कहा था भैया हमें तो चेंज चाहिए, तो कन्वेक्स आई का लेंस होता है, हमें कौन सा चाहिए फिर, कनकेव। तो मतलब ये बीमारी ठीक कैसे होगी, कनकेव लेंस से। कहाँ गया, ये रहा हमारा कनकेव लेंस। ठीक है, अब इसका डायग्राम नहीं डाला क्या, मेरे को इंसर्ट करना पड़ेगा, रुको यहाँ पे डायग्राम बनाना था, पहले चेक कर ले। नेम द डिफेक्ट ऑफ द लेंस, सो नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज फॉर करेक्शन। अच्छा ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है, आगे भी मैंने क्वेश्चन पक्का ऐसा लिया होगा जिसमें मायोपिया का जो डायग्राम है वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने टाइप, क्योंकि जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, बेचारे कितने सवाल पूछेंगे। सो यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताना है कौन सा यूज होगा, तो कनकेव लेंस यूज होगा। ठीक है, आंसर्स को कैसे फॉर्म करना है यहाँ सब आपको मिल जाएगा। इस चैप्टर का पीपीटी, वैसे तो हर PYQ के पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल ही रहे होंगे, इसका भी वहां डल जाएगा, तो आप टेंशन मत लो स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने की। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अ नैरो बीम XY ऑफ व्हाइट लाइट is passing through a glass prism ABC as shown in the diagram. Trace it on your answer sheet and show the path of the emergent beam as observed on the screen. So हमें पता है यहाँ से अगर व्हाइट लाइट जा रही है तो क्या होगा बच्चे, ये 7 कलर्स में स्कैटर हो जाएगी, है ना। नेम द फिनोमेना, और ये जो यहाँ पे ऐसे 7 कलरों में
हमारी लाइट जो है वो फैल गई, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ कलर स्कैटर ही तो है, तो ये स्कैटरिंग ऑफ है। नहीं, जब भी व्हाइट लाइट आपकी जाएगी कलर्स में उसको डिस्पर्जन बोलते हैं, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट की वजह से हुआ है। ठीक है, कि अलग अलग कलर है, अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग स्पीड है। ठीक है, सो यहाँ पे डिस्पर्जन हुआ है। स्कैटरिंग में हम ये सोचेंगे जैसे एक पार्टिकल ने लाइट को फैला दिया, दैट इज स्कैटरिंग। यहाँ पे कलर्स में फैली है, मतलब डिस्पर्जन। सो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये रहा। ठीक है, अब जरा बात करते हैं। तो मैंने डायग्राम आपको ऐसे बता दिया, अगर आपको बनाना होगा डायग्राम कैसे बनाओगे, सुंदर सा ऐसे लिया और यहाँ पे, मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि बैठ गए आंसर शीट में कलरिंग करने लग गए, रेड कलर येलो कलर, ये सब नहीं करना। सिंपल, बस ये तो आपको सुंदर दिखे कैसा बनाना है वो पता चल गया। आप ऐसे लेके जाओगे, ऐसे लेके जाओगे, ऊपर लिख दिया रेड कलर, चाहो तो सारे कलर लिख लेना, नहीं तो नीचे वॉयलेट कलर लिख दिया। ठीक है, ऐसे लाइन्स बना दो, सारा लिख देना, वो विबग्योरी तो लिखना है वो लिख देना। ठीक है, चल आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक्सप्लेन व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमने बोल दिया कि जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हैं, तो भाई प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते? अच्छा, स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं? अभी मैंने आपको बताया, छोटा सा स्टार है, बहुत दूर है स्टार्स हमसे, छोटा सा स्टार है, वहां से जो जितनी चीज दूर है, आप जैसे मान लो आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े नीचे लोगों को देख रहे हो, सही दिखेगा। यही आप चले जाओ 20th फ्लोर पे, 20th फ्लोर से नीचे देखोगे, सारे कैसे छोटे 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 दिखेंगे। तो स्टार्स इतने दूर है कि वो इतना छोटू सा दिखता है हमें। अब इतनी छोटू सी जगह में से अगर लाइट आ रही है और ऊपर से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो क्या हो रहा है? कभी लाइट आ रही है, कभी लाइट नहीं आ रही। तो जब लाइट आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है, नहीं आ रही, तो क्या लगता है? ट्विंकल कर रहे हैं। यही जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, सो यहाँ दो मेजर चीजें समझने वाली है। पहली चीज तो जो साइज ऑफ स्टार है, जो साइज ऑफ प्लैनेट है, प्लैनेट का साइज थोड़ा बड़ा होता है। उसका रीजन भी ये हो सकता है कि जो प्लैनेट्स है वो क्लोजर होते हैं। प्लैनेट्स हमारे स्टार्स की कंपैरिजन में प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अस, तो जो हमारी चीज पास है, पहली बात तो डिस्टेंस कम हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, इतना उसको ट्रेवल करके नहीं आना पड़ा। फिर हम क्योंकि वो पास है तो वो बड़े दिख रहे हैं, बड़े दिख रहे हैं, मतलब सोर्स ऑफ लाइट जो वहां से आ रही है वो ज्यादा होगी। अब एक आपको इतने पॉइंट से लाइट आ रही है, एक यहाँ पे इतने बड़े बल्ब से लाइट आ रही है, तो दोनों में फर्क है ना। सो यही दो रीजन होंगे। पहली बात तो दे आर क्लोजर टू अर्थ, जिसकी वजह से जो शिफ्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का वो कम हो गया, एंड वो अपीयर होते हैं लार्जर। ऑफ कोर्स सेम रीजन, क्योंकि वो हमारे पास है। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट फ्लोर से देख रहे हो पास है बंदा हमारे, बड़ा लग रहा है, 20th फ्लोर से देख रहे हो इतना डिस्टेंस बढ़ गया, तो वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लगने लग गए, समझ रहे हो? सो वो रीजन हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, 19th क्वेश्चन। द कलर ऑफ क्लियर स्काई फ्रॉम द अर्थ अपीयर्स ब्लू बट फ्रॉम द स्पेस इट अपीयर्स ब्लैक, व्हाई? सो हम जब यहाँ से देख रहे हैं हमें आसमान दिख रहा है मस्त ब्लू कलर का, लेकिन जब हम एस्ट्रोनॉट की फोटोज देखते हैं वहां पे हमेशा स्काई ब्लैक ही क्यों दिखता है? क्या वहां पे रात ही होती रहती है भाई? नहीं, देखो जब हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, इतने सारे पार्टिकल्स है, ये क्या कर रहे हैं? लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, जब ये लाइट को फैला रहे हैं। सो जब फैलाएंगे तो सबसे ज्यादा कौन सा कलर फैल सकता है? ब्लू कलर फैल सकता है, इसीलिए हमें अपना स्काई तो ब्लू दिखता है। लेकिन जब हम स्पेस में ऊपर पहुंच गए वहां पे तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जब कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो स्कैटरिंग होगी ही नहीं। सिंस देयर इज नो स्कैटरिंग, तो वो हमें डार्क ही नजर आएगा, मतलब ब्लैक ही नजर आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ब्लू इसलिए दिख रहा है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट हो रही है बाय द एटमॉस्फेयर, एंड वो ब्लैक इसलिए दिख रहा है बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, देयरफॉर देयर इज नो लाइट जो स्कैटर हो, मतलब देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20। ट्रेस, अच्छा एक चीज और, 20 से हमारे 3 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। सो ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच अकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आई। सो यहाँ पे देखना, ये पढ़ के ना आपको ऐसा लगेगा यार ये क्वेश्चन मेरा बायो का है या फिजिक्स का। ध्यान से समझना, जब भी कोई ब्राइट लाइट आती है तो सबसे पहले क्या होता है? रिसेप्टर। रिसेप्टर कौन हो गया भाई? हमारी आंखें, कोई भी लाइट पड़ती है सबसे पहले आंखें बंद होती है ना। सो आंखों ने रिसीव किया, देन हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए कि भैया कुछ हुआ है, कोई बहुत तेज सी चीज पड़ी है हमें, और वो मैसेज कहाँ लेके जाएंगे? ब्रेन के पास। अब ब्रेन ने क्या किया? वो अपनी मोटर नर्व्स को एक्टिव करेगा, वो मोटर न्यूरॉन्स पे भेजेगा, और फिर जाके ये आएगा आई पे, आया मैसेज, आई मसल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि भाई बहुत तेज लाइट आई है। जैसे अभी होता कितनी जल्दी है, लाइट पड़ी सीधा ये, लेकिन हुआ क्या? जैसे ही वो लाइट पड़ी वो भागा ब्रेन के पास, ब्रेन ने आगे कमांड दी कि आपको बोलो कॉन्ट्रैक्ट करे, धूप आ रही है या बहुत तेज लाइट आ रही है। ठीक है, तो ये सारे सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो होते हैं। ठीक है, लिखा कैसे है मैंने इसको? क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन था। सो व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आई, देन इट गोज टू द ब्रेन रिवर्ट्स बैक द मैसेज बाय मोटर न्यूरॉन्स व्हिच कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल। ठीक है, अब उसको ऐसे लिख दिया और उसके बाद एक सीक्वेंस बना दिया।
ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 सेज अ स्टूडेंट यूजेस स्पेक्टेकल्स ऑफ लेंथ -2.5 मीटर। जो उसका चश्मा है ना, उसकी जो फोकल लेंथ है -2.5 है। ये क्वेश्चन लेने का रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी जो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं ना उससे थोड़ा हटके है। अब इसमें उन्होंने क्या बताया, हमें क्वेश्चन में ये कभी भी नहीं बताया, कहीं भी नहीं बताया कि ये जो बच्चा है इसको पास का दिख रहा है, दूर का दिख रहा है। जैसे ही वो बताते तो हम क्लिक हो जाता कि ये वाला है। यहाँ पे सिर्फ फोकल लेंथ बताई है, तो इस फोकल लेंथ से मैं कैसे जज करूं यार कि -2.5 फोकल लेंथ है, हमें क्या पता कौन सी बीमारी है उसको। देखो यहाँ पे जज इस हिसाब से होगा कि उन्होंने दिया -2.5। सो ये जो माइनस है, अब याद करो लाइट चैप्टर में हमने पढ़ा था कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, दोनों में से फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, हमारे कनकेव लेंस की। देखो याद दिलाती हूं मैं, इस तरीके से कनकेव होता है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इधर से लाइट आती है और ये क्या करता है, ये लाइट को भगा देता है, मतलब यहां से इस तरफ जाके हमारा फोकस होता है क्योंकि इट अपीयर्स टू मीट यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा फोकस कहाँ हो गया, नेगेटिव तरफ हो। यही अगर हम कन्वेक्स की बात करें, ये तो यहाँ से लाइट डालते इधर भेज देते तो इसका फोकस पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव फोकस फोकल लेंथ किसकी होती है, हमारे कनकेव लेंथ की। अब हम रिवर्स चलेंगे कि अगर बच्चे ने कनकेव लगा रखे, मतलब ये तो हमारे जैसे भाई, आप कन्वेक्स है लगा कनकेव रखे, चेंज करा इसने, मतलब क्या दिक्कत होगी इसको, हमें क्या होता है, मायोपिया। सो देयरफॉर नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन ही सफरिंग फ्रॉम, आंसर क्या आ जाएगा, मायोपिया आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। नाउ विच लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट, कौन सा लेंस, वहीं से तो हमें पता चला है कनकेव लेंस यूज होगा। देन पूछा है लिस्ट 2 मेन कॉजेज, अभी मैं बता के आई हूं, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है और हमारी जो आई बॉल है वो इलोंगेट हो जाती है, ठीक है। देन कंप्यूट द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस निकालने हैं, बहुत आसान है। कैसे निकालते हैं, पावर हमें पता है क्या होता है, 1/f होता है। f हमारा मीटर्स में होना चाहिए, फोकल लेंथ यहाँ मीटर में ही है, सो पावर हो गई हमारी 1/2.5, लेकिन ये माइनस का है। अब देखो पॉइंट हटा दोगे 10/25 आ जाएगा, ये आ गया 2, ये आ गया 5 और ये हो जाएगा 5 जीरोज़ा एंड ये हो जाएगा 4/20 माइनस का। सो पावर हमारी हो जाएगी -0.4 डायोप्टर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। सीधा क्वेश्चन कर दे कि क्या इतनी लंबी कहानी बनाए हम, सीधा बोलते चलो बताओ हाइपरमेट्रोपिया के 2 रीजन। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया हमारे कौन सी वाली बीमारी है, जो पेरेंट्स को होता है, जिसमें उनको पास का नहीं दिख रहा, दूर का क्लियर दिख रहा है लेकिन पास का नहीं दिख रहा। सो अब इस केस में क्या हुआ, जब भी आपको पास का दिखना बंद हो गया, जैसे उसमें हमने देखा था ये हमारी आंख है, हमने कहा भाई इमेज यहाँ बननी चाहिए, ये इमेज इधर बना रहे, तो हमने एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि वो तो आंख तो अपना काम ठीक ही कर रही है, लेकिन हो सकता है आंख ही बड़ी हो गई हो, वो इलोंगेट हो गई है। तो यहाँ पे क्या माना जा रहा है कि ये हमारी आंख है, इमेज इधर बनानी चाहिए, बना रही है इधर। सो हमने फिर से बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि यार वो अपनी इमेज सही जगह ही बना रही होगी, हो सकता है आंख अब छोटी हो गई हो, मतलब हम अपनी आंख को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि बहन तू तो अपनी जगह ठीक है, हो सकता है यही जो है, मतलब इमेज जो बना रहे हैं वो तो रेटिना अपना रेटिना पे ही बना रही है, हो सकता है आंख ही बड़ी छोटी हो गई हो। तो अगर इमेज यहाँ बना रही है और हम मान रहे हैं कि भाई वो तो इमेज सही बना रही होगी, मतलब आंख क्या हो गई, छोटी हो गई। तो एक पॉइंट तो हो गया, आई बॉल इज कॉन्ट्रैक्टेड। दूसरा, अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है कि देखो यहाँ पे मान लिया हमने पहले इधर फोकस था और मान लो वो इमेज फोकस पे बन रही थी, अब हम मान रहे कि उसको लग रहा है फोकस ये है, तो क्या हुआ अगर फोकस यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब फोकल लेंथ बढ़ गई। मैं आपको बस ये बता रही हूँ बेटा कि जो फिजिक्स है ना, इसमें आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। ऐसा नहीं मायोपिया में ये होता है, ये होता है, हाइपरमेट्रोपिया में ये होता है, ये होता है, रटोगे हो सकता है गलत करो, मायोपिया वाला हाइपरमेट्रोपिया में लिखो, हाइपरमेट्रोपिया वाला मायोपिया में लिखो, लेकिन जब ये लॉजिक से याद करोगी चीजें तब लगेगा यार हम कैसे गलत कर देंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, क्योंकि ये फोकल लेंथ उसके हिसाब से वो इमेज यहाँ बना रहा है, तो हम ये मान रहे हैं कि भाई पहले फोकस ये था, अब उसको लग रहा है फोकस ये है, मतलब उसका फोकल लेंथ बढ़ गया है। तो पहला रीजन क्या हो गया, फोकल लेंथ ऑफ द आई इज टू लार्ज, या आई बॉल जो है वो तो इमेज वहीं बना रहे जहां पहले बना रहा था, आई बॉल ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो हो गई, तो क्या करे, इमेज अपने आप पीछे दिख रही है, ठीक है। सो ये था। अब आगे पूछा है ड्रॉ रे डायग्राम्स
showing a hypermetropic eye and its correction using suitable optical lens। तो कौन सा डिवाइस हमारा यूज होता है, कौन सा लेंस यूज करते हैं हम? अब ये हमारी पेरेंट्स वाली है, आंखें कौन सी होती है? कन्वेक्स। पेरेंट्स ने कहा भाई आंखें कन्वेक्स है, हमें कन्वेक्स ही चाहिए, तो कौन सा यूज होगा? कन्वेक्स लेंस यूज होगा। आपकी एनसीईआरटी का ही डायग्राम लिया मैंने, परफेक्ट डायग्राम है, सिंपल सा है। कभी कभी ना ये समझने में दिक्कत हो जाती, तो पहले मैं ये अच्छे से समझा देती हूँ, और बनाना तो आप देख ही रहे हो कितना सिंपल है। ठीक है, चलो सो देखो कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट पता होगा ना तो अपने आप बना लोगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो पहली इमेज में वो क्या दिखा रहा है? नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई। अब एक्चुअल में देखो नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो कायदे से नियर पॉइंट इधर होना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पे नियर पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब वो उनको कब दिख रहा है? जब वो ऐसे कर रहे हैं, तो उनका नियर पॉइंट बढ़ गया कि हमें यहाँ पे दिख रहा है हमारा नियर पॉइंट ये है, उनको ऐसे करना पड़ क्योंकि उनको पास का नहीं दिख रहा, मतलब उनका नियर पॉइंट बढ़ गया। एक्चुअल में नियर पॉइंट ये हमें दिख रहा है, सॉरी ऐसे खड़ी होती है आंख यहाँ पे है ना, सो उनका नियर पॉइंट ये होना चाहिए, हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं? ऐसे करके पढ़ रहे हैं, मतलब उनका नियर पॉइंट बढ़ गया। जब वो यहाँ पे जा रही है इतना हो गया, जैसे हमारा अगर ये नियर पॉइंट मान लो 25 सेंटीमीटर है जो सबका होता है, लेकिन जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया उसका ये मान लो 4 मीटर हो गया, कि भैया वो 4 मीटर पे रख रहा है तो उसका नियर पॉइंट, तो यहाँ पे क्या होता है? नियर पॉइंट बढ़ गया। अब क्या होगा? देखो यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिक आई के साथ क्या हो रहा है? ये नियर पॉइंट होना चाहिए, उसका नियर पॉइंट यहाँ पे, तो ये डिफरेंस हमें दिख रहा है। अब करेक्शन कैसे होगी? करेक्शन ऐसे होगी कि हमने यहाँ पे लगा दिया एक कन्वेक्स लेंस। अब ये कन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है? जो उनका ये नियर पॉइंट है ना, इसको खींच के ला रहा है कि भैया यहाँ नहीं यहाँ वाला है, सो वो इसको खींच के यहाँ पे ले आए। डायग्राम में आपको क्या करना होता है ना बच्चे, ये देखो ये सब चीजें तो आपको पता है कि ये हम आई बनाएंगे। अगर मैं हाइपरमेट्रोपिया का बना रही हूँ, मुझे पता है यहाँ पे इमेज बननी चाहिए, तो आप अपने आप ही ये अपनी आंख बनाए, यहाँ से अपना नियर पॉइंट्स वगैरह ले लिए और यहाँ से आप इमेज बनाओगे ऐसे कि भैया वो इस पॉइंट पे आके बने। ठीक है, जब आप यहाँ पे आगे सेम इसी चीज में, ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे आके आपने लेंस लगा लिया, तो अब आप क्या करोगे? यहाँ से डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया और यहाँ से, अरे भाई तब बोल्ड क्यों हो गया, यहाँ से इमेज आपने ऐसे करके रेटिना पे बना दी। सो डायग्राम बनाना तो बहुत आसान है भाई, सिंपल सी बात है। गड़बड़ क्या है कि यहाँ बन रहा है, बीच में लाइन लेंस लगाया और यहाँ कर दिया, ऐसे थोड़े प्रैक्टिकल करके दिखाने, देखो इतना इतना आगे पीछे करना है, सिर्फ एक लेंस लगाना है। और ये पता क्या होना चाहिए कि हाइपरमेट्रोपिया में आंख के बाहर जा रही है इमेज, और लेंस कौन सा लगता है? कन्वेक्स। ठीक है, मायोपिया में इसको उल्टा, लेकिन अभी जब मायोपिया का डिस्कस करेंगे तब। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Question number 23. So the question says a person may suffer from both myopia and hypermetropia। अब वो कह रहे हैं बंदे को मायोपिया भी हो गया, हाइपरमेट्रोपिया भी। कौन से केस पे चले गए? ग्रैंड पेरेंट्स के केस पे चले गए। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होता है कि भैया मायोपिया भी हो गया, दूर का भी नहीं दिख रहा, हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया, पास का भी नहीं दिख रहा। सो इस केस में व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड? क्या होता है ये हमारा होता है प्रेसबायोपिया। ठीक है, सो ये हो गया प्रेसबायोपिया। व्हेन डज इट हैपन? इट हैपेंस इन ओल्ड एज। और किस वजह से? क्योंकि जो हमारी सिलिनरी मसल्स है पूरी जिंदगी वो रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करते करते अब थक गई है, तो ग्रेजुअली वीकनिंग हो जाती है सिलिनरी मसल की इस वजह से। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया प्रेसबायोपिया है, ग्रेजुअल वीकनिंग। और उसके बाद पूछा है नेम द टाइप ऑफ लेंस। तो मैंने बताया था उनके पास अगर मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है, मतलब कन्वेक्स भी चाहिए, कनकेव भी चाहिए, तो क्या होता है वो लेंस? बाइफोकल लेंथ होता है, बाइफोकल लेंस होता है हमारा। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ सच। अब यहाँ पे अगर देखो एनसीईआरटी में देखोगे ना तो प्रेसबायोपिया का कहीं भी नहीं है, पर जब मैं पीवाईक्यूज की रिसर्च कर रही थी ना तो मुझे बहुत जगह पे क्वेश्चन मिला कि आप प्रेसबायोपिया का डायग्राम बनाओ, तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रेसबायोपिया का डायग्राम बना के इंसर्ट कर दिए, ध्यान से इसको समझना। ठीक है बच्चे, देखो अब यहाँ पे क्या किया प्रेसबायोपिया की केस में भी, अब यहाँ पे हमें पता है उसको मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है, तो दिमाग में क्या आएगा भाई? मतलब इमेज कहाँ बन रही है? आँख के अंदर बन रही है, बाहर बन रही है? लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स है, पेरेंट्स से रिलेट करेंगे, पेरेंट्स की इमेज कहाँ बन रही थी? आँख के बाहर। अब ग्रैंड पेरेंट्स को भी उतना एक्सपीरियंस है, तो इनकी इमेज भी कहाँ बन रही है? आँख के बाहर ही बन रही है। लेकिन फर्क क्या है? देखो यहाँ भी इमेज बाहर बन रही है, लेंस लगाया, इमेज अपनी जगह पे आ गई, लेकिन जो ये लेंस लगा है ना तो ये ऐसे कन्वेक्स लगा है ना तो कनकेव लगा। इसको ध्यान से देखोगे आप तो हमारा इस तरीके का ओवल शेप का बना है, ये होता है हमारा बाइफोकल लेंस। ये लगाया हमने और अपनी इमेज जो यहाँ पे बन रही थी बाहर उसको लाके यहाँ पे लगा दिया। ठीक है बेटा,
सो ये ध्यान रखना। मुझे पता है आप सोचोगे मैम ये तो सिलेबस में ही है, बट PYQs में अगर पूछा गया तो चांसेस है ये भी आ जाए, ठीक है। और सिंपल, ये कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं कि भैया कोई बिल्कुल नया टॉपिक ही करना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सो क्वेश्चन 24 इज, फर्स्ट पार्ट है, अ व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 विजिबल कलर्ड कंपोनेंट्स बाय अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली है, व्हाइट लाइट जब ग्लास प्रिज्म में पड़ती है तो 7 कलर्स में डिस्पर्स होती है। देन है, नेम द कलर विच बेंड्स द मोस्ट एंड द लीस्ट। सबसे ज्यादा कौन सा कलर बेंड होता है? ब्लू कलर हमारा सबसे लास्ट में कौन सा है? ब्लू का कौन सा टोन है? वॉयलेट टोन है। एंड सबसे लीस्ट कौन सा होता है? रेड कलर हमारा, ठीक है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ये भी याद रखना। नाउ हाउ कैन द कलर कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट बी रिकम्बाइंड आफ्टर अ प्रिज्म हैज सेपरेटेड देम? ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। आपको याद होगा जो न्यूटन भाई साहब थे, जब उन्होंने ऐसे देखा कि यहाँ पे मैंने प्रिज्म लगाया, लाइट डाली, तो ये ऐसे ऐसे करके 7 कलर्स में फैल गई। फिर उन्होंने कहा क्या ये 7 कलर कंबाइन होकर फिर से व्हाइट लाइट बना सकते हैं? तो उन्होंने क्या किया था, इस प्रिज्म को उठा के उल्टा रख दिया। तो ये प्रिज्म उठा के उल्टा रखा तो क्या देखा कि अब जो लाइट बाहर निकले वो तो व्हाइट कलर की है। सो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, कि हमें करना क्या है, 2 यहाँ पे हमें प्रिज्म रखने हैं। पहला प्रिज्म ये रखा, सीधा रखा हुआ है, जो यहाँ से क्या हुआ, हमारी व्हाइट लाइट गई ऐसे ऐसे करके, पूरा यहाँ डिस्पर्जन हुआ, इधर निकल गई, स्क्रीन पे आ गई। स्क्रीन की जगह उन्होंने एक प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया, तो ये 7 लाइट्स अंदर जाके व्हाइट लाइट कास्ट करेगा, व्हाइट स्पॉट बनाएगा एक, ठीक है, समझ में आ गया। तो 2 प्रिज्म को इन्वर्टेड रख दो, अपने आप वो कलर्स रिकम्बाइन होके व्हाइट लाइट बना देंगे, सिंपल। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सो नाउ क्वेश्चन 25 सेज डिफरेंशिएट बिटवीन अ ग्लास स्लैब एंड अ ग्लास प्रिज्म, व्हाट हैपेंस व्हेन। चलो सेकंड पार्ट में पहले बाद में जाएंगे। पहले ग्लास स्लैब देखा था जब हमने लाइट चैप्टर किया था, उसमें रिफ्रैक्शन वाला पार्ट किया था, तो उसमें कहते थे ना कि लाइट अगर पास हो रही है ग्लास स्लैब से, बेसिकली आप इमेजिन कर लो ग्लास का एक रेक्टेंगुलर है, उसको क्यूबॉइड में बेसिकली इमेजिन कर लो, वो ग्लास स्लैब होता है। प्रिज्म आपको पता है जो हमारा ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो ये स्टार्ट करने से पहले ना, एक तो ये चीज सिंपल बेसिक सा तो है ही कि भैया ग्लास स्लैब जो है रेक्टेंगुलर होता है, प्रिज्म जो है हमारा ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। अब ये इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डायग्राम समझाती हूँ। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, सो ये वो जो लाइट चैप्टर में पढ़ के आई हूँ, ये ग्लास स्लैब है, यहाँ से हमारी, इसकी जरा ही कर लेते हैं, हाँ। सो यहाँ से हमारी आई इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे क्या होगा, अगर ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे अब क्या कर रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है, क्योंकि एयर से है और ग्लास स्लैब डेंस हो गया, तो रेयरर से डेंसर जा रही है। अब रेयरर से जब कोई डेंसर जाता है, डर लगता है, नॉर्मल के पास जाता है, तो ये उसका नॉर्मल है, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो ग्लास से बाहर निकल रही है, ग्लास क्या है, डेंस है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, अब वो नॉर्मल से दूर भागेगी, तो नॉर्मल ये है, बेंड हुई अवे फ्रॉम नॉर्मल। अभी आपसे समझना क्या है कि ये हमारी इमर्जेंट जो बाहर निकलती है, इमर्जेंट रे हो गई, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर इंसिडेंट रे सीधी आती तो ये दोनों क्या होते, आपस में पैरेलल होते। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारी इंसिडेंट रे है उसकी जो डायरेक्शन है और जो हमारी इमर्जेंट रे है वो पैरेलल होते हैं हमेशा। तो ये केस हो गया ग्लास स्लैब वाला, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए भी हुए हैं। अब जरा यहाँ पे प्रिज्म वाला केस देख लेते हैं, इसको जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा मैं। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से गई हमारी ये रही इंसिडेंट रे, गई गई गई। अब इसके साथ क्या हो रहा है, ये प्रिज्म भी तो ग्लास का है, सो फिर से वो रेयरर से डेंसर में जा रही है। मतलब जाना उसको कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि भैया वो रेयरर से डेंसर में जा रही है, इट विल, ये इसका नॉर्मल है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, वो जाना इधर था इस तरीके, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब जब वो यहाँ पे पहुंची, अब फिर से वही हुआ, अब वो क्या कर रही है, ग्लास से बाहर निकल रही है। जब वो ग्लास से बाहर निकलेगी तो क्या होगा, फिर से वो क्या हो रहा है, यहाँ पे वो कौन सा रीजन था, डेंस में थी, डेंस से रेयरर में जा रही है। अब बाहर जाते हुए फिर से अब वो क्या होगा, यहाँ पे अवे फ्रॉम, अब उसका नॉर्मल ये हो गया, उसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अब वो देखो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से बना देती हूँ, अब यहाँ से सीधा निकलना चाहिए था ऐसे, नॉर्मल ये है, अब वो क्या हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो गई। तो फाइनली जो बाहर आई हमारी ये रेड वाली, ये क्या है, ये हमारी इमर्जेंट रे है। अब देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इंसिडेंट रे को तो सीधा ऐसे इधर जाना चाहिए था, और इमर्जेंट रे गई है ऐसे, तो यहाँ पे हम डिफरेंस देख सकते हैं कि ये पैरेलल नहीं है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस होता है ग्लास स्लैब और प्रिज्म में। ग्लास स्लैब में हमारी इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है और जो हमारी इमर्जेंट रे है वो दोनों पैरेलल होती हैं। ग्लास प्रिज्म की जब हम बात करेंगे तो वो पैरेलल नहीं होती, ठीक है। सो यही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आ जाओ इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। सो
एक तो ग्लास स्लैब हमारा रेक्टेंगुलर शेप का होता है, दूसरा इट इज सॉरी इन ग्लास स्लैब द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर। सिमिलरली जब हम प्रिज्म की बात करेंगे ट्रायंगुलर होता है और इसमें ये दोनों पैरेलल नहीं होती। तो ये तो हमने समझा दिया उसके बीच का डिफरेंस, यही बोला था डिफरेंशिएट बिटवीन दिस। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन अ नैरो बीम ऑफ a monochromatic light and white light passes through a glass slab and glass film। so monochromatic light क्या होता है, देखो लाइट जब हम white light बोलते हैं ना तो एक white light में 7 कलर्स होते हैं। जब हम monochromatic light की बात करते हैं ना उसके अंदर कोई कलर्स नहीं है, जब उसके अंदर कोई कलर्स नहीं है तो हमारा डिस्पर्जन नहीं हो पाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो डिस्पर्जन वैसे भी नहीं करता। तो इस केस में जो यहाँ पे मैंने आपको समझाया सेम वही होगा। इस केस में भी यही बात करेंगे कि वो आई यहाँ से इंसिडेंट रे पड़ेगी और वो थोड़ा सा बेंडिंग होके निकल जाएगी। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो जब हम बात करें ग्लास स्लैब की तो इट डेविएट्स फ्रॉम द एक्चुअल पाथ, अपने एक्चुअल पाथ से तो वो यहाँ पे नहीं है, लास्ट फिगर जो समझाइए अपने एक्चुअल पाथ से तो डेविएट हुई है, बट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे रिमेन्स पैरेलल, वो तो अभी हमने पढ़ा। यहाँ पे ग्लास प्रिज्म में क्या होगा, ध्यान से समझ क्योंकि गड़बड़ कराते हैं कि वो हाँ 7 कलर्स में सेपरेट होगी, व्हाइट कलर 7 कलर्स में सेपरेट होगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होगी। सो व्हेन monochromatic light passes through a glass prism, it bends or refracts at the prism boundaries, the light's direction changes, light की direction change हो जाएगी, but it doesn't split into डिफरेंट कलर्स क्योंकि वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, यही अगर हम व्हाइट लाइट की बात करें तो जो व्हाइट लाइट है जब वो स्लैब से जाएगी एट द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ठीक है, एट द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल कलर्स इन व्हाइट लाइट टू गेट सेपरेटेड, बट व्हेन इट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम द सेकंड सरफेस देन इट मिक्स। अच्छा मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, जैसे ये है, अब स्लैब के केस में भी यही हुआ, व्हाइट लाइट गई तो यहाँ पे वो सारे कलर्स में फैल गया, लेकिन जब वो आगे जाके यहाँ से टकराया तो जब वो बाहर निकल रहा है तो व्हाइट रे ही निकल रही है। यहाँ पे स्लैब में कोई आपको डिस्पर्जन ऑफ कलर्स नहीं दिखता, लेकिन यही केस अगर हम बात करें जब वो प्रिज्म पे फॉल करेगी तो जो हमारा व्हाइट कलर है वो 7 कलर्स में सेपरेट हो जाएगा, जो कि हम इतने टाइम से देख रहे हैं कि व्हाइट कलर यहाँ पे आया एंड यहाँ पे 7 कलर्स में सेपरेट हो गया। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। So question 26 says what is rainbow? Draw a label diagram to show the formation of rainbow. So rainbow हमें पता है एक नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है। बेसिकली क्या होता है, जब बारिश के बाद एटमॉस्फेयर में छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स रह जाती है, जब सूरज निकल जाता है, जब सनलाइट पड़ती है तो वो जो ड्रॉपलेट्स है वो क्या करते हैं, एक प्रिज्म का काम करते हैं एंड देन प्रिज्म का कुछ प्रोसेस पूरा होता है जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम में, एंड वहां से हमें 7 कलर्स निकलते हुए लगते हैं जो हमें कैसे लगते हैं, एक रेनबो की तरह। इसमें याद क्या रखना है पॉइंट कि ये तभी हो पाता है जब जैसे अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और सूरज मेरे पीछे है तब हमें रेनबो नजर आता है। चलो अब देखते हैं, रेनबो इज एन आर्क ऑफ कलर्स विजिबल इन द आई कॉज्ड बाय रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ सन्स लाइट बाय रेन और अदर वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर ओनली व्हेन द सन इज बिहाइंड द ऑब्जर्वर एंड द रेन इज इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर कैन रेनबो बी सीन। द कलर्स ऑफ द रेनबो आर जनरली, वही तुम्हारा विब्रो पूरा लिख देना। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसके डायग्राम को समझते हैं। अब होता क्या है, इधर से सनलाइट आई, ठीक है इसको चेंज करते हैं जरा, इसका साइज छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से सनलाइट आई, अब ये जो राउंड दिख रहा है आपको इसको इमेजिन करो, ये क्या है, इट इज अ रेन ड्रॉप। ठीक है, यहाँ से जब ये यहाँ से एंटर किया इसने तो डिस्पर्जन हुआ, यहाँ पे हमारा जब डिस्पर्जन हुआ 7 कलर्स में सेपरेट हो गया। अब क्योंकि ऐसा नहीं है कि ड्रॉपलेट से यहाँ से गया और वहां से निकल गया, ये एक पूरा एक बॉल की तरह है। ठीक है, प्रिज्म ट्रायंगुलर पार्ट नहीं है, ये एक बॉल की तरह है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे इस सरफेस पे टक्कर खा के इधर आया वापस। तो ये जो टक्कर खाई है ना, अब ये बड़ी क्लासेस में आप इन डिटेल पढ़ोगे, इसको हम बोलते हैं इंटरनल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। कि ये जो पूरा पड़ा स्पेक्ट्रम ये हमारा टोटली रिफ्लेक्ट हो गया, और जब ये टोटली हमारा रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे देखो जब यहाँ पे ये आया तो ये जैसे ही रिफ्लेक्ट हुआ एज इट इज, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद अब यहाँ से भी देखना, इधर से जब बाहर निकल रहा है थोड़ा थोड़ा बेंडिंग आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ से जब ये बाहर निकल रिफ्रैक्शन हुआ और हमारी आँख पे ये रेनबो हमें नजर आ गया। ठीक है, सो ये था प्रोसेस पूरा जिससे हमारा रेनबो फॉर्म होता है। थ्योरी में कैसे लिखना है वो यहाँ पे है, डायग्राम कैसे बनाना है वो यहाँ पे हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है,
एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रीजन ऑफ द एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले एडवांस सनराइज, ये भी हमने डिस्कस किया। जैसे मैं पहले आपको थ्योरी बता देती हूँ, मतलब समझा देती हूँ कैसा होता है, फिर हम पढ़ लेंगे। सो अब इसमें क्या होता है, जैसे हम यहाँ ओरिजिन से देख रहे हैं, अब यहाँ पे सन अभी निकला नहीं है। एडवांस सनराइज मतलब सन अभी यहीं पे ही है, लेकिन क्योंकि रोशनी आनी शुरू हुई, लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें यहाँ पे लाइट पास हो रही है। अब जब हमारा दिमाग क्या चलता है कि जहां से लाइट आ रही है, जैसे अगर यहाँ से है तो भैया लाइट आ रही है इधर ही होगी ये जगह। सो जब लाइट हमें दिख रही है आती हुई, तो हम सोचते हैं कि ये बिल्कुल सामने ही होगा, मतलब एक्चुअल में सन इधर है, हमें इधर दिख रहा है। तो अभी वो पूरी तरह से बाहर नहीं आए, लेकिन हमें दिखना शुरू हो गया, तो दिस इज एडवांस सनराइज। ठीक है। सिमिलरली डिलेड सनसेट, अरे भाई डिलेड सनसेट में भी कंसेप्ट सेम है। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे था सूरज जाता गया चला गया नीचे, अब वो नीचे चला गया, लेकिन जैसे जब सुबह जब निकला नहीं था तब भी तो हमें ऊपर दिख रहा था, अभी भी ऊपर ही दिखेगा। सो वो जा चुका है, लेकिन तुम्हें यहाँ दिख रहा है। तो अभी क्या हुआ कि सनसेट हो चुका है, लेकिन तुम्हें दिख रहा है, तो डिलेड सनसेट हो गया ये। ठीक है। लिखेंगे कैसे, व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द ओरिजिन, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, क्योंकि देखो वहां पे तो रेयर है, और जब वो धीरे धीरे पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं तो वो डेंसर पे आ रहा है of air because of atmospheric refraction of light appears to come from a higher position above the origin, thus the sun appeared earlier than the एक्चुअल सनराइज। सिमिलरली सेम पूरे रीजन के साथ हमें डिलेड दिखता है कि वो तो नीचे चला गया, लेकिन अभी भी लाइट आ रही है, हमें लग रहा है वो अपनी हायर पोजीशन पे ही दिख रहा है हमें, सो दैट इज व्हाई डिलेड सनराइज। ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अभी हमने ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में क्या होता है, एक पॉइंट सोर्स लाइट है, वहां से लाइट आ रही है। अब कभी क्योंकि वो बहुत दूर से है, कभी वो लाइट दिखती है कभी नहीं दिखती, तो ऐसे 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 ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है। अगेन रीजन क्या है, क्यों दिखती नहीं दिखती रही, हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो कैसे लिखेंगे, द लाइट कमिंग from star gets reflected several times before reaching the observer eye due to a change in physical condition of the atmosphere. The light sometimes reaches the observer and sometimes it doesn't, hence they appear to twinkle. ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ जी। सो डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट, अच्छा गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द एयरपोर्ट एंड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग्स आर ऑफ रेड कलर। क्यों रेड कलर के होते हैं, क्योंकि रेड कलर सबसे कम स्कैटर होते हैं, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वो सबसे कम। जैसे अभी मैं आपको बताऊँ ना, पूरे सेटअप में यहाँ मेरी स्क्रीन पे ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है REC रिकॉर्डिंग। सो वो जो है वो मुझे क्लियर दिख रहा है, बोर्ड का पीछे का दिख रहा है, व्हाइट कितना है वो नहीं दिख रहा, लेकिन वो जो रेड कलर है वो सबसे कम स्कैटर हो रहा है, इसलिए वो मुझे बिल्कुल दिख रहा है। सो रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है, इसलिए डेंजर, दूर से भी डेंजर सिग्नल आपको दिख जाएगा। ऐसे जब टॉल बिल्डिंग्स के ऊपर वो ऐसे रेड बल्ब्स लगा देते हैं, तो जो एरोप्लेन है उसको दूर से वो लाल रंग दिख रहा है कि वहां पे बिल्डिंग है, हाइट ऊपर नीचे कर लो अपनी। ठीक है। सो इसलिए चलो आगे देखते हैं। द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। जब भी हम जैसे स्पेस कह लो या बहुत हाई एल्टीट्यूड पे अगर एयरप्लेन हमारा फ्लाई कर रहा है तो स्काई ब्लैक दिखेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए सनलाइट जो है कोई स्कैटर नहीं कर रहा है, देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट है बच्चे, द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज विजिबल। जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। तो जब वो लाइट को स्कैटर करेंगे तो हमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो गया, कि अगर वहां पे कोई पार्टिकल्स नहीं होते तो आपकी लाइट जाती है, आपको दिखता ही नहीं, लेकिन वो पार्टिकल्स बैठे हो, लाइट को स्कैटर 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 किया तो हमें वो पाथ दिखने लग गया। ठीक है। सो आंसर कैसे लिखेंगे इसको, द पाथ ऑफ बीम ऑफ light passing through a colloidal solution is visible due to scattering of light by colloidal particles and it is known as टिंडल इफेक्ट। इसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज या व्हाई इज टिंडल इफेक्ट शोन बाय कोलाइडल पार्टिकल, या ऐसे पूछ रही है टिंडल इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, होता क्या है वो उसका आंसर तो यही हो गया था, दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। अगर आपसे पूछ लिया ऐसा क्यों होता है, व्हाई टिंडल इफेक्ट हैपेंस, क्योंकि जब हम एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल्स है जब वो लाइट को स्कैटर करते हैं तो टिंडल इफेक्ट होता है। कैसे लिखेंगे, टिंडल इफेक्ट इज अ फिनोमेना इन विच द पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड स्कैटर द बीम ऑफ लाइट दैट आर डायरेक्टेड एट देम। दिस इफेक्ट is exhibited by all colloidal solution. When light pass through the true solution, dissolved particles are too small to deflect the light. However, dispersed particles of colloid being bigger deflects the light. अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम एक ट्रू सॉल्यूशन में रहते हैं वहाँ पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, वो लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पाते, इसलिए पाथ हमें नहीं दिखता। ठीक है बेटा। चलो अब यहाँ पे आगे हमसे पूछा है, स्टेट फॉर इंस्टेंस ऑब्जर्विंग द टिंडल इफेक्ट। कहाँ कहाँ देखने को मिला, जैसे अगर रात के अंधेरे में गाड़ी जा रही है,
हेडलाइट जैसी पड़ेगी आपको दिखते हैं ना छोटे छोटे पार्टिकल्स भी, वो पाथ विजिबल हो जाता है। सो एक वो हो गया हमारा। एक हमने देखा कि जैसे एक बंद कमरा है, वहां से कहीं एक छोटी सी खिड़की है, वहां से सीधी लाइट आ रही है, तो वो उस अंधेरे वाले कमरे में वहां पे वो जो लाइट आ रही है हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, तो हमें पाथ विजिबल हो जाता है। या हमने जो पिक्चर्स में देखा होगा अपने, जो फॉरेस्ट है वहां पे कैनोपी, मतलब वो जो दूर से ऐसे आपकी सूरज की रोशनी चंचन के आ रही है, तो वो पाथ ऑफ लाइट विजिबल करती जा रही है। ठीक है, हो गए। स्मॉल होल से आ रहा है, कैनोपी हो गया, हेडलाइट हो गया, और दूसरा ग्लास ऑफ मिल्क, जैसे एक मिल्क का ग्लास है क्योंकि वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है हमारा, तो वहां से जब पास होगी तो भी हमें पाथ विजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 फर्स्ट पार्ट है, स्टेट द 5 मार्क का क्वेश्चन है ये, स्टेट द रोल ऑफ सिलिनरी मसल्स प्रेजेंट इन आवर आई। जो हमारी आंखों में सिलिनरी मसल्स है, पहले भी क्वेश्चन आया था, उनका क्या रोल होता है? वो हमारे आई लेंस को एडजस्ट करती हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट करती है, कभी रिलैक्स करती है, जिसकी बेसिकली पावर ऑफ एक्यूमुलेशन करती हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, हमें दूर की चीजें भी दिख पाती है, पास की चीजें भी दिख पाती है। तो कैसे लिखेंगे? द मेन फंक्शन ऑफ muscles present in our eyes changing the shape of lens in the eye to help with focusing and also helping in regulating the फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। ये एक और पॉइंट डाल दिए कि अगर जो आपका जो आई है उसमें आपको पता है ना हमारे पास एक्वस ह्यूमर हो तो उसका फ्लो भी वो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, बट मेन काम इसका ये है कि जो वो हमें बेसिकली पावर ऑफ एक्यूमुलेशन जिसकी वजह से है, उसकी जो एबिलिटी है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, जिसकी वजह से हम पास की और दूर की चीजें देख सकते हैं। सिंपल। नेक्स्ट बी पार्ट, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड सजेस्ट इट्स करेक्टिव मेजर। सो सबसे पहले द आई लेंस हैज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। क्या हुआ है? व्हाइट कब हो जाता है? जब कैटरैक्ट होता है। ठीक कैसे होता है? क्या चश्मे से ठीक होता है? नहीं, एक सर्जरी करनी पड़ती है। सो है कैटरैक्ट एंड इट कैन बी करेक्टेड बाय सर्जरी। नाउ दूसरा देखना समझना, द आई लेंस हैज एक्सेसिवली मतलब एक्सेसिव कर्वेचर। एक्सेसिव कर्वेचर क्या बताया था मैंने? होना ऐसे चाहिए लेकिन आंख ऐसे कर्व ज्यादा हो गई है, तब वो जब वो बहुत ज्यादा कर्व हो गई है मतलब वो अपनी रिलैक्स पोजीशन में भी कर्व्ड ही है, दबी ही हुई है। सो दैट मीन्स इसमें क्या, इस केस में क्या है, हम दूर की चीजें नहीं देख पा रहे क्योंकि दूर की चीजें में सिलिनरी मसल रिलैक्स करती है, लेंस हमारा ऐसे रहता है। अब इस केस में लेंस ऑलरेडी ऐसे हो गया, कर्व हो चुका है, तो वो अपनी रिलैक्स पोजीशन में भी पास की तो देख पा रही है, दूर की नहीं देख पा रही। सो ये मायोपिया है। और मायोपिया कैसे ठीक होता है? स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना। ठीक है, मायोपिया करेक्ट कैसे होता है? हमें मायोपिया होता है, हमने कहा हम तो चेंज लेंगे तो कन्वेक्स की जगह कनकेव लेंस। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट समझना है पूरी सी वीडियो देखना समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया कनकेव लेंस से ठीक होता है। नेक्स्ट है द आई लेंस हैज लार्ज फोकल लेंथ। अब क्या हुआ है? फोकल लेंथ बढ़ गई है। तो हमने देखा था जैसे ये इमेज, यहाँ पे इमेज बन रही थी, फोकल लेंथ अभी इसकी इतनी थी। ठीक है, मान लो यहाँ तक थी फोकल लेंथ। ठीक है, अब क्या हुआ? फोकल लेंथ बढ़ गई, इमेज बाहर बनने लग गई। तो आँख के बाहर जब इमेज बनती है कौन सा केस होता है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के केस में पेरेंट्स की बात कर ली थी हमने, तो कौन सा लेंस यूज होता है? कन्वेक्स आंख का है तो कन्वेक्स ही वो लोग अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस हो गया। नेक्स्ट लास्ट देख लो, सिलिनरी मसल्स हैव वीकन। जब हमारी सिलिनरी मसल्स ही वीकन हो गई कि भैया थक गई मैं, अब मेरे से कोई ये रिलैक्स नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो दूर का दिखना भी बंद हो गया, पास का दिखना भी बंद हो गया। कौन सा केस होता है? प्रेस बायोपिया। कौन सा लेंस यूज होता है? बाइफोकल, जिसमें कनकेव भी हो कन्वेक्स भी। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। सबसे पहले है कॉर्निया। अब आपको कोई भी पार्ट ऑफ ह्यूमन आई का पूछ सकते हैं। ठीक है, सबके फंक्शन पता होने चाहिए। जैसे कॉर्निया है, सो द कॉर्नियाज मेन फंक्शन, अच्छा क्या काम होता है? ये सारे जैसे कॉर्निया बिल्कुल हमारा ऊपर का पार्ट है, तो जो भी लाइट है, जो भी हमें दिखता है, लाइट की वजह से दिखता है, सो जो भी लाइट है उसको अंदर लेके जाना, रेटिना पे इमेज बनाना। सो इट फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना। उसके बाद आइरिस की बात करें, एक तो हमारी आंख का कलर देता है, ऊपर से ये प्यूपिल को एडजस्ट करता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी कितनी नहीं जाएगी। ठीक है, सो इट एडजस्ट द प्यूपिल हाउ मच लाइट एंटर्स द आई। इट डज दिस बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। ठीक है, आप पढ़ लेना कैसे लिखना है। उसके बाद अगर हम प्यूपिल की बात करें तो प्यूपिल का काम क्या होता है? वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है, इस तरीके से चेंज करता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा कम लाइट जाएगी, रिलैक्स करेगा खोल लेगा ज्यादा तो ज्यादा लाइट जाएगी। सो इट एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट। उसके बाद रेटिना। रेटिना तो आपको पता है स्क्रीन का काम करती है, इमेज हमारी फॉर्म ही कहाँ होती है? रेटिना के ऊपर। ठीक है, तो सबके एक एक दो फंक्शंस याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32। अ स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर फ्रॉम हिम। अब एक उसके सामने जो बोर्ड है वो 3 मीटर पे है। आपका वैसे तो भैया हमारा फार वाला तो इन्फिनिटी होता है, हमें दिख जाना चाहिए, उसको 3 मीटर का बोर्ड नहीं दिख रहा, क्या दिक्कत होगी? उसको दूर का नहीं
नहीं दिख रहा, दैट मीन्स उसको क्या प्रॉब्लम है, मायोपिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन द बॉय इज सफरिंग फ्रॉम, स्टेट द पॉसिबल कॉज। क्या कॉजेज होते हैं, एक तो एक्सेसिव, ये तो कितनी बार हमने डिस्कस कर लिया, एक्सेसिव कर्वेचर होता है, मतलब आई ज्यादा कर्व हो गई है तो वो ये दूर वाली चीज देखने के लिए रिलैक्स नहीं कर पा रही। दूसरा हमने पढ़ा था कि भैया हम तो, हमारी आंख तो सही जगह इमेज बना रही है, आई बॉल जो है वो हमारा जो है क्या है, इलोंगेट हो गया है, ठीक है। तो उसके कॉजेज हो गए। उसके बाद बोला है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्टिंग इट, तो इसको करेक्ट कैसे करते हैं, मायोपिया के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसके डायग्राम को समझेंगे, मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन मैंने लिया जहाँ पे मैं ये समझाऊंगी। देखो अब फार पॉइंट कहाँ होना चाहिए, फार पॉइंट क्या है हमारा, इन्फिनिटी होता है। सो फार पॉइंट हमारा इन्फिनिटी है, लेकिन जब हम मायोपिक आई की बात करते हैं उसका फार पॉइंट यहाँ हो गया कि भैया ये है उसका फार पॉइंट, होना कहाँ चाहिए था, इन्फिनिटी। सो यहाँ पे मायोपिक आई के साथ क्या हो रहा है, होना ये चाहिए था, उसका ये है। सो यहाँ पे ये डिफरेंस है, ये हो गया मायोपिक आई। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कनकेव लेंस लगा देंगे। तो जब एक कनकेव लेंस करेंगे सो क्या होगा, ये जो यहाँ से आ रही है ना वो इस तरीके से फैलेगी कि ये अंदर इमेज यहाँ बनाए। तो बेसिकली वो क्या कर रही है, आपका जो ये वो पॉइंट है, फार पॉइंट है, उसको दूर भेज रही है कि भैया दूर की चीजें भी देख पाओ। तो कनकेव लेंस लगाते ही हमें दूर की चीजें भी दिखने लग जाती है। डायग्राम आपको पता है कैसे बनाना है, याद क्या रखना है कि भैया इसमें होता क्या है, इमेज बननी कहाँ चाहिए, यहाँ पे रेटिना पे बननी चाहिए, बन कहाँ रही है, इधर बन रही है। सो लेंस लगाओ, एडजस्ट करके वहां पे भेज दो, ठीक है, लाइन ही तो बनानी है इसमें। सो समझ में आ गया ना आपको, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भैया हाइपरपेट्रोपिया में आंख के बाहर बनती है, वहां कन्वेक्स लगा के अपनी जगह पे वापस आती है, इधर यहाँ पे आंख के अंदर लगती है और कनकेव लगा के पुश होके वो पीछे बनाती है, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस है बच्चे जो घुमा फिरा के आपके पास आएंगे। दिस वाज आवर चैप्टर, काफी कम क्वेश्चंस थे लेकिन आई होप हर क्वेश्चन के आपने कंसेप्ट समझ लिए होंगे। जिस भी टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम पर्याप्त सीरीज में एक और चैप्टर करेंगे। बट अभी के लिए प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि तुम लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।